अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों तकरीबन 2 हफ़्ते पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी और उस पे मैंने ये मेंशन किया था कि आप कोई सा भी सवाल सोलर इन्वर्टर के रिलेटेड जो है वो पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह वीडियो में आके किसी दिन उसका जवाब दे दूंगा। तो आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके उन तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएँ। तो पहली बात तो ये है कि जो लेट रिप्लाई मैं कर रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत, क्योंकि फ़ुर्सत काम से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और मैं अकेला काम करता हूँ, मेरी कोई टीम वगैरह तो है नहीं, तो इस वजह से वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके वो तमाम सवालात ले लिए जाएँ और उनको कवर किया जाए जो ज़्यादा ज़रूरी थे और जो इम्पॉर्टेंट सवाल थे उन्हीं को लिया जाए ताकि इस वीडियो की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालात जो है वो उनके जवाब के बाद डिग्री दिए जाएँ। अच्छा, कुछ भाइयों ने ना सवालात बहुत ज़्यादा लेंथी किए हैं, बहुत लंबे सवाल लिखे हैं, तो मैं उनको शॉर्ट करके सिर्फ जो मेन पॉइंट है उनका वही लूँगा, बाकी मैं उनके सवालात जो है वो स्किप कर दूँगा। मोहम्मद अतहर भाई हैं वाह कैंट से वो लिखते हैं कि फ्रोनस 3.6 किलोवाट IGBTs और मोसफिट के बगैर ड्राइव चेक करने के लिए जब ऑन करते हैं तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर फुल चार्ज क्यों हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि ये बार बार ट्रिपिंग पे जाता है और डिस्प्ले पे हर चीज़ ज़ीरो शो कराता है। तो असर भाई बात यह है कि जब आप किसी भी सोलर इन्वर्टर को बैटरी के थ्रू ऑन करते हैं ना, तो बैटरी के थ्रू याद रखें जब तक उसमें मॉसफिट और चार्जिंग साइड IGBT नहीं लगे होंगे उस वक्त तक वो कभी भी कैपेसिटर चार्ज नहीं करेगा, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो उसको सोर्स चाहिए वो IGBTs और मॉसफिट देते हैं, बैटरी के थ्रू बात कर रहा हूँ या सप्लाई के थ्रू। अगर आप उसको चेक कर रहे हैं उसकी ड्राइव को सोलर के थ्रू या वापडा के थ्रू तो फिर वो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो आपको ये साथ मेंशन करना चाहिए था कि ये आप किस सोर्स की बात कर रहे हैं। बाकी जो डिस्प्ले ज़ीरो हो जाता है ये आपके साइड कार्ड का इशू भी हो सकता है, जैक का इशू भी हो सकता है और LCD का इशू भी हो सकता है, या आपके साइड कार्ड को प्रॉपर वोल्टेज ना जाए तो उसका भी ये इशू हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है मिर्ज़ा अज़ीम साहब हैं। इन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं बताया ये कहाँ से हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सर मेरा सवाल 4 पैनल 585 वाट के गलती से आपस में ही अटैच हो गए हैं। कुल 6 पैनल थे, 2 दिन बाद PV के वोल्टेज चेक किए तो सर 94 वोल्टेज आ रहे थे। मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था क्योंकि 4 पैनल को कोई नुकसान हुआ होगा जो आपस में शॉर्ट हुए थे, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। तो अज़ीम साहब बात यह है कि आपके जो 6 पैनल हैं ना, अगर वो गलती से शॉर्ट हो गए हैं तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि उन 6 के 6 पैनल को अलग अलग करें और हर एक पैनल को अलग से ना उसको चेक करें कि क्या उसमें जो है वो कोई शॉर्टेज तो नहीं आई, कोई पैनल आपका ख़राब तो नहीं हो गया, और कौन सा पैनल है जो वोल्टेज जिसके बैठ रहे हैं, क्योंकि जब 6 पैनल सीरीज में लगे होते हैं तो कोई एक पैनल भी बीच में ख़राब होगा तो वो सबके वोल्ट डाउन करवा देगा। तो उनको जो है ना वो इंडिविजुअली चेक करें कि कौन सा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, अगला सवाल है, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। ये कहते हैं जी कैन 3.6 किलोवाट आउटपुट इन्वर्टर कॉल्ड एज 4 किलोवाट। बेसिकली 4 सवाल इन्होंने किए हैं। तो नहीं जी, आप 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर को 4 किलोवाट का इन्वर्टर कैसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टिकर पे देखें तो स्टिकर अगर आप उसका चेंज करते हैं तो आप बेशक उस पर 4 किलोवाट का स्टिकर लगा लें, लेकिन 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर 3600 वाट ही होगा और 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो 4000 वाट ही होगा। आगे लिखते हैं जी व्हाट नंबर IGBT एंड मॉसफिट दैट इज T60 क्वालिटी प्लस क्वांटिटी यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आर नेसेसरी इन 4 किलोवाट इन्वर्टर। 4 किलोवाट इन्वर्टर में आप 85 T65 भी लगा सकते हैं, 75 T60 भी लगा सकते हैं, 60 T60 भी लगा सकते हैं, 40 N65 भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अच्छी जो है ना वो कंपनी के होने चाहिए। आगे वो लिखते हैं जी नंबर 3 पे हाउ टू चेक इन्वर्टर इज़ वोल्ट्रॉनिक और नॉट। ये बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर को कैसे चेक करें, ये वोल्ट्रॉनिक कंपनी ने भी बनाया हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको उसका जो PCB है वो चेक करना पड़ेगा, उसके बोर्ड के ऊपर लगे SMD कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे, खुद बोर्ड की क्वालिटी चेक करें, उसके हीट सिंक चेक करें, फ़ैन चेक करें, बॉडी की थिकनेस चेक करें, जो LCD लगी है वो चेक करें। यानी ये इन्वर्टर खुद आपको बोल के बता देगा कि मैं वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हूँ या नहीं हूँ, तो आप उसकी क्वालिटी को जो है ना वो चेक करके ये पता लगा सकते हैं।
आगे वो कहते हैं जी नंबर 4 पे, करंटली विच कंपनी इज़ मेकिंग गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड रिलायबल 4 किलोवाट इन्वर्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो कोई कंपनी भी इस वक्त जो है वो इन्वर्टर, ये ब्रांडेड इन्वर्टर तैयार नहीं कर रही बताते खुद। सबका रॉ मटेरियल चाइना से जाता है। यहाँ ये सारे इन्वर्टर खुद चाइना से डिज़ाइन होके आ रहे हैं। यहाँ पे जो इन्वर्टर बने हैं वो लोकल इन्वर्टर, देसी जिनको कहते हैं, वो डिज़ाइन हो रहे हैं। तो जो अच्छा इन्वर्टर है मेरे ख्याल में वो NS का, NRE का और इन्वरेक्स का, ये इन्वर्टर जो है वो बहुत अच्छे हैं। इस तरह क्राउन लीगो 6 के मॉडल बहुत अच्छे हैं, चेरी के इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं, और ज़ूनिंग के 6 किलोवाट के इन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्वालिटी में, बाज़ सारे नहीं। तो ये इनमें से आप कोई सा भी इन्वर्टर जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है जी इमरान डिज़ाइनर लाहौर से। अच्छा जी, मेरा सवाल आपको पता ही है कि प्रॉब्लम की तरह। हाँ जी, ये इमरान भाई हैं, ये लाहौर से मेरे पास आए थे इन्वर्टर लेके। तो इनके इन्वर्टर की मैंने वीडियो भी डाली थी। अब इनका इन्वर्टर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद फ्रोनस था या मुझे अब जहन में नहीं आ रहा। फंगस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी इनके इन्वर्टर में। तो इमरान भाई, आपके इन्वर्टर को फंगस का ही मसला है। और लास्ट टाइम जो आपने मुझे बताया था कि वो सुबह एक दफ़ा MPPT उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो जब वो MPPT का करंट एक दफ़ा पकड़ लेता है, MPPT बूस्ट हो जाता है, तो फिर सारा दिन चलता है। तो ये उसके फंगस ज़्यादा होने की कोई निशानी है, कोई ट्रैक उसका ऐसा है जो भी मिस है। अच्छा जी, अगला सवाल है अब्दुल रहमान भाई हैं। वो कहते हैं, सर फ्रोनस PV 7200 कैसा है? मैं अपनी वर्कशॉप के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम फ्राम टंडो अल्लाह यार सिंध से। तो जी ठीक है, PV 7200 इन्वर्टर आप अपनी वर्कशॉप के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अच्छा इन्वर्टर है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी कंपनी की, कि जो DC साइड है ना वहाँ पे उन्होंने मॉसफेट बहुत कम लगाए हैं, सिर्फ 5 मॉसफेट लगाए हैं 15T 14 के, जबकि कंपनी उसको उनकी जगह ज़्यादा मॉसफेट भी लगा सकती थी, जिससे उसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो जाती। अच्छा जी, आगे इमरान मलिक भाई कहते हैं, सर व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लें, वहाँ तमाम दोस्त आपसे राब्ते में रहेंगे और आपस में भी दोस्त एक दूसरे के साथ रहनुमाई करते रहेंगे और पार्ट्स के सिलसिले में आपसे हर किस्म की रहनुमाई ले सकेंगे, गुजारिश है। इमरान भाई देखें, बात यह है कि यार मैं पहले जो है ना पूरा दिन सवालात के जवाब देता रहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, और मैं यकीन करें कि बाद दफ़ा ना थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अगर मैंने इस बंदे को कोई भी अगर हुआ तो उसको रिप्लाई ना दिया तो वो क्या सोचेगा। तो इसलिए अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो यहाँ पर तो और ज़्यादा फिर मेरा सारा का दिन इसी में गुजर जाना है जवाब देने में, तो फिर जो बेचारे मुस्तहिक होंगे ना वो भी जाते रहेंगे। तो इसलिए मैं जो है ना ये ग्रुप श्रुप नहीं बनाता। अक्सर लोग मुझे ऐड कर लेते हैं बिना पूछे, तो मैं वहाँ से फिर फ़ौरन एग्ज़िट हो जाता हूँ। इसी तरह काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो YouTube के ऊपर कमेंट सेक्शन में पड़े होते हैं, जिनको मुझे देखने का वक्त नहीं मिलता। एक तो सोशल मीडिया में बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि जितने जवाबात मैं दे सकूँ वो मैं दे दूँ। लिहाजा इसलिए ये जो है ना ये ग्रुप श्रुप का चक्कर ये तो इसमें तो मैं नहीं पढ़ता। आगे हैं जी नौशाद हैदर साहब हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बैटरी ओवर वोल्टेज का फॉल्ट कैसे रिमूव होगा जबकि सेटिंग सब ओके, सेटिंग सब ठीक है। ये बैटरी ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आपके बैटरी सेक्शन में रेजिस्टेंसों की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाए फिर भी आता है, और साइड कार्ड में UL2003 और TL076 IC भी बाद दफ़ा इस फॉल्ट की जो है ना वो वजह बनती हैं। बहरहाल ये बैटरी सेक्शन के एरिए का फॉल्ट है, वहाँ पे आपको ये चेक करना चाहिए। अच्छा, आगे क्लीन साहब मैं कहते हैं, सर मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ, 4 इयर्स एक्सपीरियंस है बट आपसे मज़ीद सीखना चाहता हूँ। तो क्लीन भाई बात यह है कि बेटा मैं जो है ना वो ये फ़िज़िकल काम तो नहीं सिखाता, और आपकी उम्र जो है ये भी आपकी, मैं DP देख रहा हूँ, आपकी उम्र भी अभी बहुत छोटी है। तो आप मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अभी इल्म हासिल करें, पढ़ें और ये भी काम करें, हुनर सीखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये आपकी उम्र जो है ना ये पढ़ने वाली है। तो फ़िज़िकल काम तो खैर मैं नहीं सिखाता, मैं YouTube के ऊपर ही अपनी वीडियोस डालता हूँ, और मेरी YouTube वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बल्कि इंडिया में एक राजटेक इंस्टीट्यूट वाले कोई दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया मुझसे,
तो उन्होंने बाकायदा मुझसे इजाज़त ली है कि हम आपके जो लेक्चर हैं वो अपनी एकेडमी में चलाना चाहते हैं। वहाँ पे उनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो ये टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने उनको बाकायदा जो है ना वो इजाज़त दी है। उन्होंने मुझसे बाकायदा पूछा कि अगर हम आपके लेक्चर वगैरह अपने स्टूडेंटों को दिखाएं और वहाँ पे चलाएं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू अगर कल आप जो है ना वो क्रिएट कर दें तो उससे, तो मैंने उनको बिल्कुल इजाज़त दे दी है कि आप वहाँ पे चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर जो हैं वो तो चल रहे हैं अभी। और उन्होंने मुझे एक छोटी सी वीडियो भी बना के भेजी। एक बहुत बड़ा हॉल टाइप था, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे मेरे लेक्चर लगाए हुए थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट्स बना रहे थे। तो आप भी कोशिश किया करें कि नोट्स बनाया करें, सीखा करें, चीज़ों को समझा करें और उनको फिर प्रैक्टिकल किया करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिद्दत आएगी आपके काम में और आप काम को समझते चले जाएंगे। अच्छा जी, आगे अगला सवाल मल्लक ज़ुबैर साहब कहते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर आबिद फ्राम जंग, माई क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी गेट ए सर्विस मैनुअल ऑफ एवरी टाइप ऑफ इन्वर्टर फ्राम द इंटरनेट और एनी अदर सोर्स। मोहतरम, इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि आप ज़ाहिर बात है इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उसका सर्विस मैनुअल, और अगर इंटरनेट से नहीं लेना चाहते तो फिर आप जो है वो सर्विस सेंटर से जाके ले लें। लेकिन अभी तो कंपनियों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा अपडेट किया है। अभी तो काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी अपडेट कर दिया है और वो भी जो है वो अब EPROM सॉफ्टवेयर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है जी, कहते हैं मोहम्मद सलीम साहब कहते हैं जज़ाकल्लाह सर काइंडली अगर आप PV 7200 की जो पावर सप्लाई जो डेड हो जाती है वो कहाँ वोल्ट चेक करें और कितने वोल्ट होते हैं, प्लीज़ वो वीडियो लाजमी शेयर कर दें। सलीम भाई, इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। साको का शायद इन्वर्टर था, उस पर मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था कि ये आपकी सप्लाइयाँ किस तरह काम करती हैं और ये हर इन्वर्टर में तकरीबन सेम ही ये कैटेगरी होती है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है मोहम्मद अमजद साहब अमजद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अमजद फ्राम कराची। 12 वोल्ट 24 वोल्ट 48 वोल्ट सब में सेम कंपोनेंट्स तकरीबन लगे होते हैं, तो वो कौन सा सेक्शन है कि जिससे पता चले कि क्या ये इन्वर्टर इतने वोल्ट पर ऑपरेट होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया अमजद साहब आपने। देखें, अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं ना, तो बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको ना बोर्ड दे जाते हैं, और ये मेरे साथ अक्सर होता है। वो बोर्ड आपको दे जाते हैं, ठीक है, शापर में डला होता है, कोई उसके साथ बॉडी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि ये 48 वोल्ट होगा, 24 वोल्ट होगा, अब यहाँ 12 वोल्ट होगा, ठीक है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है? इनके साथ भी शायद ये इसी तरह का मामला होता होगा, नहीं तो बॉडी के ऊपर तो मेंशन होता है, स्टिकर लगा होता है। बिलफर्ज अगर नहीं भी लगा हुआ तो मैं आपको उसका एक तरीकाकार बता देता हूँ। देखें, पहला तरीकाकार तो ये है कि आपने जो उसकी बैटरी है ना उसको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। अगर तो वो ऑन हो गया तो 12 वोल्ट ही है, अगर ऑन नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो 24 वोल्ट होगा तो 24 वोल्ट दें। 24 पे भी ऑन नहीं हो रहा तो फिर आप उसको 48 वोल्ट दे दें। वैसे तो उसके जो है ना वो फिज़िकल लुक से पता चल जाता है कि ये इन्वर्टर 6 किलोवाट है या 4 किलोवाट है या 3.6 किलोवाट है, लेकिन अगर आप नए हैं या आपको नहीं पता तो मैं उस लिए उस जो बता रहा हूँ। अच्छा, अगर तो 24 का होगा तो 24 पे ऑन हो जाएगा, नहीं तो 48 पे ऑन हो जाएगा। अगर गलती से वो इन्वर्टर था 24 वोल्ट का और आपने दे दिया 48 वोल्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो 03 का एरर दे देगा ओवर वोल्टेज का, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका कार। दूसरा ये है कि अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, आप इसके साथ बैटरियाँ ऐड नहीं करना चाहते, तो फिर आप ये करें कि उसका जो DC सेक्शन है जहाँ पे बैटरी की तारें लगती हैं उसके बिल्कुल आगे कैपेसिटर लगे होते हैं, तो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज लिखे होंगे। अगर तो वो कैपेसिटर लगे हुए हैं 25 वोल्ट का, एक कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर 25 वोल्ट लिखे हुए हैं, तो फिर समझ जाएंगे ये 12 वोल्ट पे चलेगा। अगर वो कैपेसिटर है 50 वोल्ट के तो समझ जाएंगे 24 वोल्ट बैटरी के साथ इसको लगेगी। अगर वो 100 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं तो समझ जाएंगे इसके साथ 48 वोल्ट की जो है वो बैटरियाँ लगेंगी। तो ये एक तरीकाकार होता है। अच्छा जी, अगला सवाल हम लेंगे जी, अब्दुल राफे साहब हैं। कहते हैं मेक ए वीडियो ऑन हाउ इन्वर्टर वर्क्स, इट्स मेन पार्ट्स, व्हाट इज़ MPPT AC DC सेक्शन। अब्दुल राफे भाई, मेरे ख्याल आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, तो आपसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरी वीडियोस देखें। ये मैंने हर एक इसका आपके सवाल का जवाब दिया हुआ है।
अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद असद साहब हैं, वो कहते हैं मेरा सवाल है सोलर इन्वर्टर के एमपीपीटी का कॉइल इनपुट पे क्यों लगा हुआ है जबकि आम एमपीपीटी में तो मॉसफेट के बाद आउटपुट में लगा होता है। मोहम्मद असद रज़ा, विलेज सोहबतपुर, डेरा अल्लाह यार, बलूचिस्तान। असद भाई याद रखिएगा कि जितने भी ग्रिड के साथ टाई होने वाले एमपीपीटी हैं ना, जो आजकल इन्वर्टर IP21 में यूज़ हो रहे हैं, उनमें जो कॉइल और जो उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है एमपीपीटी का, वो मैंने एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ, डायग्राम के साथ भी, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि एमपीपीटी के अंदर जो आपकी इंडक्टर कॉइल लगी होती है ना, वो बेसिकली इंडक्टर कॉइल नहीं, वो ट्रांसफार्मर होता है। उसको आप ट्रांसफार्मर समझे, वो दिखती इंडक्टर कॉइल की तरह, ठीक है। वो प्रॉपर ट्रांसफार्मर की तरह बूस्ट होती है, पीछे से आपके पैनल और आगे आपका जो आईजीबीटी है उसकी ड्रेन के सेंटर में वो कॉइल लगी होती है। तो वो बेसिकली आपकी बूस्ट करवा देती है। अगर आप एलसीडी का काम करते हैं ना, तो एलसीडी के अंदर एक इन्वर्टर कार्ड लगा होता है जो बैक लाइट जलाने के काम आता है, तो उसके अंदर भी ये सेम कैटेगरी है। उसमें भी छोटी सी कॉइल नज़र आएगी आपको, इन्वर्टर कार्ड। अगर आप उसका जो है वो रीड करेंगे, उसको देखेंगे, उसका डायग्राम, तो आपको वो सेम टू सेम जो है ना वो एमपीपीटी कार्ड के अंदर ही वो चीज़ नज़र आएगी। तो ये बूस्ट होती है, जिसकी वजह से इसको आउटपुट से पहले लगाया जाता है, आउटपुट के बाद नहीं लगाया जाता। आउटपुट के बाद याद रखें, जो भी कॉइल लगी होती है ना इंडक्टर, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके और फ्रीक्वेंसी फिल्ट्रेशन का काम करती है। आगे हैं जी सर जी, गेट ड्राइव को कैसे बाईपास करके चेक करते हैं प्लीज़। ये मेरे ख्याल पूछना चाह रहे हैं कि जो ड्राइव है उसकी स्विचिंग कैसे करते हैं। तो मेरे भाई, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बता दिया है पहले से कि आप किस तरह स्विचिंग को ऑन करके कपलर के थ्रू उसको ऑन कर सकते हैं। 3525 के साथ कपलर लगा होता है PC 817, और आपकी जो मेन सप्लाई है वहाँ पे एक कपलर लगा होता है। तो आप उसके जो दोनों पॉइंट हैं वो शॉर्ट करके तो अपनी स्विचिंग को ऑन कर सकते हैं। अच्छा, और उसके जो पॉइंट शार्ट करने हैं वो आपने मीटर टू कलेक्टर शार्ट करने हैं, ठीक है, नोड और कैथोड को शार्ट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हैं जी माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो कहते हैं फॉल्ट 51, फॉल्ट 57। ये बस 2 फॉल्ट उन्होंने लिखे हैं, आगे उन्होंने कोई नाम शाम पता नहीं लिखा। देखें, फॉल्ट 51 जो है ना, ये मुख्तलिफ इन्वर्टर में जो है ना ये हीट का फॉल्ट होता है, ओवर हीट का, और मुख्तलिफ इन्वर्टर में ये आपका जो करंट सेक्शन है ना, यानी करंट सेंस, उसका भी फॉल्ट होता है। ये मुख्तलिफ इन्वर्टर में मुख्तलिफ फॉल्ट आता है। और जो 57 है ये भी AC करंट सेंस का फॉल्ट है, और ये ज़्यादातर साइड कार्ड में से ये फॉल्ट आता है। आजकल जितने बड़े ये 6 किलोवाट के इन्वर्टर आ रहे हैं ना, लीगो 6 हो गया, सोलर मैक्स हो गया, या NS वगैरह, उनमें ये 57 का एरर आता है। और ये अक्सर आपके बैटरी के टर्मिनल लूज़ रहें, या उनमें कोई कार्बन वार्बन आ जाए, या कोई जंपर आपका बैटरी का ख़राब हो जाए, तो फिर ये 57 का एरर वहाँ पे आता है। आगे हैं जी अमर साहब, वो कहते हैं भाईजान 580 वाट की 4 प्लेटों से चलने वाला सोलर इन्वर्टर लेना है। उसके लिए PV 2200 अच्छा इन्वर्टर है, और यूनिक का अच्छा इन्वर्टर है, और उसके अलावा आप इन्वरेक्स वेरोन इन्वर्टर भी ले सकते हैं। अच्छा, आगे जनाब विक्की साहब हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, DSO मल्टीमीटर आए हैं मार्केट में, आप क्या रिकमेंड करते हैं? नॉर्मल DSO ऑसिलोस्कोप या DSO मीटर इन्वर्टर के काम में कौन सा बेस्ट है? तो देखें जी, DSO मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा सबको कि आप ओरिजिनल DSO ख़रीदें, ओरिजिनल माइक्रोस्कोप ये ऑसिलोस्कोप ख़रीदें, जो 100 मेगाहर्ट्ज़ वाली यूनिटी की या कोई भी कंपनी अच्छी ओरिजिनल हो। ये जो मीटर वगैरह ना, ये मैंने यूज़ किए हैं पहले बहुत अरसा, लेकिन ये अच्छी कोई प्रॉपर रीडिंग नहीं देते। इनकी बैटरी लो हो जाए ना, फिर ये फ्रीक्वेंसी भी उल्टी सीधी बताना शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश करेंगे आप जो है ना वो ओरिजिनल जो DSO है उसी को खरीदें। वो आपके और भी रिपेयरिंग में काम आएगी, LCD के पैनल की रिपेयरिंग में काम आएगी, और जो लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं उनके बोर्डों में ये काम आएगी। ये मेरे पास जो DSO पड़ी हुई है, ये बेसिकली मैंने जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड हैं और लैपटॉप के मदरबोर्ड हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए ख़रीदी थी। मैं असल में शुरू में इनकी कंप्यूटर के मदरबोर्ड और लैपटॉप के जो बोर्ड हैं इनकी रिपेयरिंग का काम करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन अभी जो ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी है वो इन्वर्टर्स के ऊपर है। तो ये DSO आपके पास होनी चाहिए, और
इसको सीखें, इससे आपके इल्म में एक इजाफा होगा और आप एक जो है ना वो एक फ़ॉल्ट के जल्दी ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे बजाय इसके ना होने से। अच्छा जी, आगे हैं जी श्री नवाज हैदराबाद तलाकांग से। वो कहते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सोलर इन्वर्टर सर। सोलर इन्वर्टर के फ्यूचर ब्राइट है जी। अभी ये देखें ना, पहले देसी इन्वर्टर हुआ करते थे, सोलर यूपीएस जिसको कहते हैं, फिर ये होमेज वगैरह के आए और उसके बाद अब ये IP21 और IP65 और इससे भी आगे हाइब्रिड और ऑन ग्रिड, मतलब जिद्दत ही आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये अभी मज़ीद इसमें जो है ना वो बेहतरी आएगी। अच्छा जी, अगला सवाल हम लेंगे जी मोहम्मद नईम साहब हैं, नईम अनवर फ्राम कराची। कहते हैं योर वीडियोज़ आर वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ अपलोड वीडियो MCU सर्किट बोर्ड एंड हिज कंपोनेंट डिटेल। बड़ा अच्छा सवाल किया नईम साहब आपने, ये मेरे दिल की बात कर दी आपने। देखें, MCU सर्किट बजाते खुद अपने अंदर एक ना समझें यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यानी उसमें इतने सेक्शन है ना कि अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैंने एक प्रोग्राम सोचा हुआ है, इसका मैं एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा, इंशाल्लाह इसका कोर्स डालूँगा मैं प्रॉपर। देखें, इतना सा आपका साइड कार्ड होता है, ठीक है। और ये जो आपका MCU सर्किट है, ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये बेसिकली किस तरह काम करता है, इसमें डाटा क्लॉक सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं, ये पूरा एक नया इल्म कह लें इसको। अभी तक मेरी जितनी वीडियो है ना वो सारी इन्वर्टर के बोर्ड्स के ऊपर है, साइड कार्ड के ऊपर मेरी कोई वीडियो नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और इस पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये आपस में जो IC लगे होते हैं ये किस तरह काम करते हैं, इनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, TL074, UL2003, माइक्रो कंट्रोलर, OP07, EEPROM, ये सारे जो IC लगे होते हैं ये किस तरह एक दूसरे के साथ इनका लिंक होता है और ये इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसे काम कर रही होती है। तो इंशाल्लाह मैं प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो कोर्स की शक्ल में डालूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अगला सवाल है कूरा टूडे, ये कोई इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया। वो कहते हैं वी एज अरब्स विश फॉर ए ट्रांसलेशन और इवन प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश समटाइम्स सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी, ठीक हो गया। अगर तो आपको उर्दू नहीं आती ना तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, बल्कि ये अगले दिन भी मुझसे कोई कह रहा था, शायद मेरा ख्याल है वो कॉल आई थी ईरान से या शायद कोई अरब का कोई इलाका था। तो उन्होंने मुझे ये पहले तो उन्होंने कॉल की मुझे और जो है ना वो कम्युनिकेशन बैरियर आया, फिर उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, शायद आप ही ना हो, ये मेरे इल्म में नहीं है। पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ के नीचे जो इंग्लिश का सब टाइटल है ना वो लगा दूँ, क्योंकि मैंने तो लेक्चर देना है उर्दू में। अगर इंग्लिश में मैंने लेक्चर देना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनको समझ नहीं आनी। और मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर कारीगर हैं, और कारीगर भी वो जो है ना मतलब पुराने दौर के ना, मतलब नए भी हैं लेकिन वो ज़्यादातर इंग्लिश को नहीं समझते। तो मैं फिर उसका हल यही करूँगा कि इंशाल्लाह उसके नीचे जो है ना वो इंग्लिश में सब टाइटल लग जाए ताकि आपको उससे आसानी हो जाए। अच्छा जी, आगे गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट सोलर पॉइंट हैं दंदी दारा से। अख्तर भाई, ये अख्तर भाई हैं, ये मेरे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, इस वक्त ये इधर सोलर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं बड़े हाई लेवल पे। उसके बाद बख्तियार खान साहब हैं, आई एम अटैच विद दिस फील्ड अबाउट 30 ईयर बट वेल डन फॉर यू, आई एम पब्बी नौशहरा KP के। बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद शाह हुसैन साहब हैं, कहते हैं जी नाइस सर। उसके बाद आमर साहब हैं, भाईजान मैं कराची से हूँ जी, ठीक है। मोहम्मद खालिद बशीर साहब हैं, माशाल्लाह उज़ैर भाई सो ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। जाहिद खान साहब हैं, माशाल्लाह लव यू स्वीट हार्ट फ्राम कतर। सुफियान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर इंस्टॉलेशन, क्या बात है उस्ताद जी, जी बहुत शुक्रिया सुफियान भाई। मोहम्मद कमाल हैं, प्लीज़ मेक ए स्टेज वाइज वीडियोस, थैंक। तो यार स्टेज वाइज वीडियो तो मैंने आपको पहले बताया कि आप मेरी वीडियोस को अगर देखें तो आप उसको अगर उसको स्टेज वाइज कर लें तो मेरे ख्याल में आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि मैंने हर सेक्शन तकरीबन डिटेल के साथ बता दिया इन वीडियोज़ में। यानी DC सेक्शन, AC सेक्शन, सप्लाई सेक्शन, MPPT कार्ड सेक्शन, बैटरी लो सेक्शन, बस वोल्टेज सेक्शन, मतलब हर सेक्शन पर मेरी तकरीबन आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी।
उसके बाद हैं जी गुलबदीन साहब आए हैं पेशावर, नाइस सर। मलिक ज़ुबैर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह सर। मोहम्मद हसन, आई एम हसन फ्राम सरालमगीर। मोहम्मद कमाल साहब हैं एंड जीना डायोड वोल्ट एंड कोड वैल्यू, वेरी थैंक्स। ये शायद पूछ रहे हैं कि इनकी कोड वैल्यू कैसे पता लीजिए। आप गूगल से इसको जो है ना इनका कोड सर्च करके तो इसको देख सकते हैं, डी कोड कर सकते हैं। उसके बाद हैं जी फैसल फ़रूक माशाल्लाह, असद सोलर माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। आज का जो सेशन है वो यहीं तक होगा, फिर इंशाल्लाह किसी दिन में आके जो आपके बाकी सवालात हैं ना, जो दूसरी वीडियोस में काफ़ी सारे सवालात पड़े होते हैं, उनके मैं आके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो यहीं तक है इंशाल्लाह। उम्मीद है नया आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।